ओके। हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने स्टार्ट किया था कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लोड मत लीजिए, बस अभी ध्यान देते जाइए थोड़ा थोड़ा। हमने स्टार्ट किया था कि बैलेंस शीट में एज ऑन नहीं एज एट वर्ड यूज करना चाहिए। रीजन बता चुका हूं कि बैलेंस शीट पूरे दिन भर की नहीं, दिन भर के किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बनती है, इसलिए एज ऑन नहीं एज एट। उसके बाद पहले वर्ड होता था लाइबिलिटी साइड, अब हो गया है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, क्योंकि शेयर कैपिटल लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए वो लाइबिलिटी वर्ड पुराना जो था ना वो गलत है। अब सही वर्ड क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसमें मैं आपको बता चुका हूं शेयर कैपिटल। शेयर केबल का पूरा फॉर्मेट नहीं बता रहा अभी, उसमें शेयर केबल मुझे बताना बाद में बताऊंगा, पर शेयर केबल में इक्विटी शेयर केबल भी होती है और प्रेफरेंस शेयर केबल भी होती है। फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, जो बता चुका हूं। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में टर्म लोन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बता चुका हूं। वो लोन, वो बोरोइंग जो लॉन्ग टर्म के लिए है, मोर देन 12 मंथ, वो जो हमें बोरोइंग 12 महीने बाद पे करनी है, वो सिक्योर्ड और सिक्योर्ड, वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर लोन दो तरह का होता है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। इधर मैंने शुरू की थी करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वो लोन जो हमें जल्दी ही पे करना है, सीसी लिमिट वगैरह, बैंक गुडी जिसको आप बोल रहे हैं ना, वो सीसी, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड, जिसमें आते हैं क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड बिल्स पेबल, ये दोनों आपकी ट्रेड लाइबिलिटी है। ये मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी साइड। ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, जितना मुझे बताना चाहिए उतना है। अभी कंप्लीट बैलेंस शीट के लिए मुझे अगला चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल, एक ईच एंड एवरीथिंग, पर अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अभी बैलेंस शीट बनाने के लिए जितना जरूरी है उतना मैं बता रहा हूं। अब शुरू होती है असेट साइड। असेट साइड का फॉर्मेट पहले भी असेट था, अभी भी असेट है। पहले दो होती थी लाइबिलिटी एंड असेट। अब लाइबिलिटी का नाम तो हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटी, लेकिन असेट का नाम अभी भी असेट ही है। अच्छा, इधर 2 मिनट बताना चाहूंगा मैं। ये जो मैंने बताया फॉर्मेट में, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, ये 3 मैंने लिखाई लाइबिलिटी साइड में। बेटा इसका जो इसका फॉर्मेट बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने फॉर्मेट बनाया है, वो भगवान है या इंसान? इंसान। भगवान ने फॉर्मेट बना के नहीं भेजा, इंसान ने। इंसान कौन? डॉक्टर, इंजीनियर या सीए? सीए, जो हम बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले हैं? बनने वाले हैं, बिल्कुल बनने वाले हैं। तो वो जो हम सीए बनने वाले हैं, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए बनने में। हमारे पहले जो सीए बन गए, उन्होंने बनाए सारे फॉर्मेट। ये फॉर्मेट बनाने वाले भी सीए थे, पर वो सीनियर थे, हम थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती। इन्होंने क्या सोचकर ये फॉर्मेट बनाया होगा? कुछ इंसान है तो दिमाग रखा होगा कि बस मन चाहे जो कुछ भी, कि भाई ये ले लो, नहीं, सोच समझ कर बनाया फॉर्मेट। क्या सोच कर बनाया उन्होंने फॉर्मेट? नंबर 1, जो मतलब ये जो मैं बता रहा हूं लॉजिक, थोड़ा बहुत मैं आपको थोड़ा सा मुझसे पढ़ने लायक बनाने के लिए, तो आपकी और मेरी ट्यूनिंग बैठ जाए, इसलिए मैं आपको ये सारे बता रहा हूं। हम चैप्टर शुरू करें उसके पहले हमारी ट्यूनिंग बैठ जाना चाहिए, मतलब आप मेरे पढ़ाने की स्टाइल से फेमिलियर हो जाएं। उस लायक बनाने के लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। नंबर 1, ये जो सीरियल है कि पहले आएगा शेयर होल्डर फंड, फिर आएगी नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर आएगी करंट लाइबिलिटी, इसका सोचा समझा हुआ प्लान है। क्यों पहले शेयर होल्डर फंड और क्यों लास्ट में करंट लाइबिलिटी? ऐसा नहीं कि बस शेयर होल्डर फंड पहले लिख दो, नहीं, सोच समझ कर सोचा गया, प्लान करके फॉर्मेट बनाया गया। नंबर 1, जो कंपनी के पास फंड्स आए हैं, जैसे मैंने कहा था कि आप शेयर होल्डर हैं, आप कल शेयर होल्डर थे ना कि नहीं? अच्छा, चेंज हो गया, पर मेरे लिए तो वही है ना साइड। क्या बोलूं? आप लोग हैं शेयर होल्डर, आप लोग हैं आउटसाइडर, क्रेडिटर एंड डिवेंचर होल्डर। आपके जो फंड आए हुए हैं शेयर होल्डर के, और आपके जो फंड आए हुए हैं क्रेडिटर और लोन डिवेंचर वगैरह, कौन से फंड मुझे जल्दी वापस करना है? क्रेडिटर भी है, डिवेंचर होल्डर भी है, शेयर होल्डर भी है। कौन सा फंड मुझे सबसे पहले वापस करना है? क्रेडिटर, इसलिए सबसे नीचे लिया गया। और कौन सा सबसे लास्ट में वापस करना है? उसको सबसे पहले लिया गया। मतलब ये ऑर्डर है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। ये क्या है? जो ज्यादा परमानेंट है उसको पहले लो। जो परमानेंट है, शेयर केबल क्या है? परमानेंट सोर्स, एक बार आ गया सो लंबे समय तक कंपनी के पास रहेगा। वो परमानेंट फंड है, वो परमानेंट सोर्स है।
बहुत ही लंबे समय के लिए, तो वो सबसे पहले आया। और करंट लाइबिलिटी सबसे लास्ट में क्यों? क्योंकि सबसे पहले पेबल है, सबसे जल्दी पेबल है, तो सबसे जल्दी पेबल को सबसे लास्ट में, और फिर लॉन्ग टर्म लोन को उसके बाद, और इक्विटी को सबसे सबसे पहले आपको क्या पे करना पड़ेगा? ट्रेड क्रेडिटर, उसके बाद डिवेंचर होल्डर, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर। ये आपको पता है। तो ये ऑर्डर है कि ऐसा फॉर्मेट क्यों बना। लोड मत लो, बस सुन लो और एक तरफ पटक दो, फ्यूचर में सब काम आएगा। फिर से रिवाइज करूंगा, क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? अब आता है असेट साइड। असेट में भी एक सीरियल है, एक तरीका है। जो असेट में इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, असेट का ऑर्डर क्या है? इसमें पहले फिक्स्ड असेट आती है और लास्ट में करंट असेट्स आती है। तो मैं उसका भी बताता हूं। असेट्स में सबसे पहले आता है, ये हमारा हुआ ए बी सी, अब यहां डी। डी में आएगा नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट सबसे पहले आती है क्योंकि ये सबसे कम लिक्विड है, इसको सबसे बाद में बेचा जाएगा, ये जल्दी बेची नहीं जाएगी। ये नॉन लिक्विड, सबसे इससे मनी कब मिलेगी? सबसे लास्ट में। ये कब बिकेगी? कंपनी जब बंद होगी। हम कंपनी की जमीन कब बेचेंगे? जब कंपनी बंद होगी। मशीनें कब बेचेंगे? कंपनी बंद होगी। फर्नीचर कब बिकेगा? कंपनी बंद होती तब। तो ये असेट हमारे लिए लिक्विड नहीं है, ये नॉन लिक्विड है। नॉन लिक्विड मतलब इससे हमें कैश प्राप्त नहीं होती। हम अपनी लाइबिलिटी को चुकाने के लिए, हम अपनी लाइबिलिटी को चुकाने के लिए, लाइबिलिटी को चुकाने के लिए हमारे पास असेट होती है बेटा। मैं इधर उधर भटक जाता हूं, चलेगा ना? क्योंकि मेरा पर्पस अभी पढ़ाना नहीं, ट्यूनिंग बनाना है। अभी हम ट्यूनिंग बना रहे हैं। अरे जब आपकी फ्रेंडशिप होती है, नहीं वैसे आपको फ्रेंडशिप करना नहीं चाहिए। सीए के स्टूडेंट के लिए फ्रेंडशिप गुनाह है, पाप है। हम सीए वाले स्टूडेंट ये प्रपोज करने में नहीं आते। पर मान लो मैं बात करूं कुछ दूसरे स्टूडेंट अदर देन सीए, पहले दिन प्रपोज कर देते हैं क्या? ये देखो टच, इसको पता है कि नहीं? अभी नहीं करते पहले दिन। पहले मुलाकात होती है, पहली दूसरी, वो मुलाकात परवान चलती है, फिर जाके प्रपोज करते हैं। तो मैं आपको पहले दिन कैसे समझा सकता हूं? पहले और दिन आपसे मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठ सकती। ट्यूनिंग बैठाने में टाइम लगेगा, वो मैं टाइम ले रहा हूं। इसलिए आप लोड मत लो, बस समझते रहो। जितना समझ में आए वो ठीक, ना आए तो छोड़ देना, आगे सब देख लेंगे। एक बार आप मुझसे ट्यून अप हो गए, फिर आपको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मुझे पुराने स्टूडेंट, आज नहीं, ये प्रॉब्लम मेरी आज से नहीं है, सालों से है। पहले भी स्टूडेंट बोलते थे। एक स्टूडेंट मुझे मिला, अब तो खैर वो बहुत सीनियर होकर बहुत अच्छी पोजीशन में प्रैक्टिस कर रहा है। शुरू में 5-6 दिन तो मुझे लगा कि ये सर से कैसे पढ़ेंगे यार, क्या बोलते हैं, क्या समझाते हैं, समझ ही नहीं पड़ता। लेकिन उसका सेंटेंस था कि लेकिन बाद में सबसे ज्यादा समझ में उन्हीं का आता था। ये सेंटेंस पुराने स्टूडेंट के रहे हैं, आपके साथ भी यही होगा। धीरे धीरे आप ट्यून अप हो जाओगे और आपको मुझसे सबसे ज्यादा समझ में आएगा। ये बोलना वैसे गलत है कि बाकी निखिल सर नाराज हो जाएंगे, निखिल नाराज हो जाएगा, सब नाराज होंगे कि सर ऐसी किसी बात करते हो। सब बहुत बढ़िया है, आपको निखिल सर से पहले दिन ट्यूनिंग बैठ जाती है क्योंकि मेरे से थोड़ा सा छोटा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है बस। तो बेटा मैं ये टाइम ले रहा हूं, पर आपके नॉलेज के लिए सब चीजें जरूरी तो है। तो बेटा हम आते हैं नॉन करंट असेट पर। वो असेट लिक्विड और नॉन लिक्विड दो तरीके से होती है। मुझे मेरी लाइबिलिटी चुकानी है। मान लो मैंने आपसे कुछ खरीदा, आप मेरे क्रेडिटर हैं, ट्रेड क्रेडिटर। आपको मैं जो, अच्छा आप मेरे ट्रेड क्रेडिटर है बेटा, है ना? मुझे आपको पेमेंट करना है जल्दी से जल्दी, विद इन 1 मंथ, विद इन 10 डेज, विद इन फ्यू डेज, करेक्ट? करंट लाइबिलिटी ट्रेड क्रेडिटर को मुझे विद इन फ्यू डेज ही पेमेंट करना पड़ता है, करेक्ट? इसके पेमेंट के लिए क्या मैं फिक्स्ड एसेट बेचकर पेमेंट करूंगा कि मेरा स्टॉक और डेटर में से? डेटर एक लिक्विड एसेट से, लेकिन फिक्स्ड एसेट नॉन लिक्विड है। फिक्स्ड एसेट से मनी कब मिलेगी? अभी नहीं, बाद में। लेकिन स्टॉक से मनी कब मिल जाएगी? अभी। कैश से मनी कब मिल जाएगी? अभी। बैंक से मनी अभी। डेटर से मनी अभी। बीआर से मनी अभी मिलेगी। और वो जो मुझे अभी जल्दी मनी मिलेगी उसमें से मैं आपको पेमेंट कर सकता हूं। कैश रखा है, पेमेंट कर सकता हूं। बैंक में है, पेमेंट कर सकता हूं। डेटर है, उससे भी मुझे मनी जल्दी मिलेगी, उसमें से मैं पेमेंट कर दूंगा आपको। तो डेटर, कैश एक लिक्विड एसेट है, डेटर एक लिक्विड एसेट है, बीआर एक लिक्विड एसेट है, लेकिन फिक्स्ड एसेट नॉन लिक्विड है।
उससे मनी जल्दी रियलाइज नहीं होती। तो लिक्विड एसेट ऐसी एसेट जिससे मैं पेमेंट जल्दी कर सकता हूं, जो पेमेंट के लिए इजीली अवेलेबल है, जल्दी अवेलेबल है, उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट, क्विक एसेट। लेकिन जिस एसेट से मुझे पेमेंट के लिए फंड जल्दी नहीं मिल सकता वो है नॉन लिक्विड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट कौन सी होती है? नॉन लिक्विड। लेकिन करंट एसेट कौन सी होती है? लिक्विड। तो बेटा पहले कौन सी आ रही है? नॉन करंट एसेट, जो लिक्विड नहीं है, जिससे मुझे जल्दी मनी रियलाइज नहीं होगी। तो ये पहले आई है। ये नॉन करंट एसेट, ये करंट नहीं है, नॉन करंट है। करंट मतलब क्या? बिजली वाला करंट? बिजली वाला करंट? नो। ये करंट मतलब क्या? जो असेट से मनी जल्दी रियलाइजेबल है विद इन ईयर, वो करंट असेट। और जिससे एक साल में मनी रियलाइजेबल नहीं है, वो बिल्डिंग बिकेगी, एक साल में नहीं बिकेगी, मशीन नहीं बिकेगी, फर्नीचर नहीं बिकेगा, व्हीकल नहीं बिकेगा, वो सब नॉन करंट असेट में आएंगे। तो पहले आया नॉन करंट असेट जो लॉन्ग टर्म है, ये एक तरह से लॉन्ग टर्म फिक्स्ड असेट से। तो यहां पर यहां आती एक तो इसमें बेटा जो आजकल एक नाम आ गया है, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक्चुअली होती है टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। ये टेंजिबल फिक्स्ड असेट होती है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो हेड है बेटा, ये सिर्फ एक नाम जो रख दिया गया, पर इसमें सब क्या आती है? सारी टेंजिबल फिक्स्ड असेट, मतलब दिखाई देने वाली फिक्स्ड असेट। बिल्डिंग दिखाई देती है, मशीन दिखाई देती है, व्हीकल दिखाई देते हैं, फर्नीचर फिक्सचर इक्विपमेंट सब दिखाई देने वाली फिक्स्ड असेट से। तो यहां वो सब किस में आती है? पीपीई में आती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आती है सारी टेंजिबल फिक्स्ड असेट। बिल्डिंग इसमें आएगी, लैंड इसमें आएगी, फर्नीचर इसमें आएगा, प्लांट इसमें आएगा, व्हीकल इसमें आएंगे, इक्विपमेंट इसमें आएंगे, सब इसमें आएगा। इज इट क्लियर? तो ये क्या हुआ? नॉन करंट असेट्स में ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल असेट्स आपको भी पता है। इंटेंजिबल मतलब वो असेट, बहुत ही रफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, मतलब ये कोई अप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल की। इनटेंजिबल मतलब वो असेट जो दिखाई नहीं देती। ये बिल्कुल बचपने वाली लैंग्वेज है मेरी, मेच्योर लैंग्वेज नहीं है, सही नहीं है, पर अभी इनिशियल लेवल पर ये ठीक है बेटा। तो इनटेंजिबल मतलब वो असेट है तो लॉन्ग टर्म, है तो नॉन करंट, पर दिखाई नहीं दे। जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये लॉन्ग टर्म होते हैं कि शॉर्ट टर्म? मान लो मैंने आप समझते हैं किसी इंटेंजिबल के बारे में? कौन सी इंटेंजिबल के बारे में जानते हैं ऑनलाइन? कौन सी इंटेंजिबल जानते हैं बेटा? नाम दो ना एक आध जिसको अच्छे से जानते हो। इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं देती ऐसी असेट लेकिन लॉन्ग टर्म है। गुडविल आप बोल रहे हैं, पेटेंट बोल रहे हैं, समझते हैं क्या? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। जैसे कि एप्पल कंपनी का वो एप्पल कटा हुआ, वो उसका साइन है, सिंबल है, वो है ट्रेडमार्क, वो है ट्रेडमार्क है। करेक्ट है ना बेटा? वोडाफोन का अपना ट्रेडमार्क है, एयरटेल का अपना एक सिंबल है। तो वो जो ट्रेडमार्क है वो उनकी असेट है। वो असेट कम समय की है, लंबे समय की? लॉन्ग टर्म है, उससे उनको बेनिफिट कम मिलेगा, विद इन ईयर या मिलता रहेगा सालों साल। तो वो सब इनटेंजिबल असेट कौन सी हुई? लॉन्ग टर्म। वो है नॉन करंट असेट क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है। और वो इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट सब जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। तो ये वो लॉन्ग टर्म असेट जो दिखाई देती है, और ये वो लॉन्ग टर्म जो दिखाई, ये है टेंजिबल, ये है इंटेंजिबल। दोनों नॉन करंट असेट है, दोनों लॉन्ग टर्म है। इज इट क्लियर बेटा? ये नॉन करंट के बाद डी के बाद ई क्या आएगा? करंट असेट्स। ये लिक्विड असेट होती है, इससे मनी जल्दी ही मिल जाती है, ये है करंट असेट। ऊपर नॉन करंट, ये करंट। नॉन करंट से मनी जल्दी नहीं मिलती, ये लॉन्ग टर्म होती है, ये जल्दी ही, इससे मनी हम रियलाइज नहीं कर सकते। लेकिन करंट असेट से हमें मनी जल्दी ही मिल जाती है, जो इजीली, मतलब विद इन ईयर जिससे मनी मिल जाए वो क्या है? ऐसी असेट जिससे मनी विद इन ईयर मिल जाए वो करंट असेट, और जिससे विद इन ईयर ना मिले वो नॉन करंट। तो करंट मतलब इसमें आता है बेटा इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक,
जनरली गुड्स का जो माल, मतलब हमारे पास जो माल रखा हुआ है बेटा, इससे मनी 1 साल के अंदर मिल जाएगी या 2-4 साल बाद मिलेगी? जिसमें हम ट्रेड करते हैं वो तो जल्दी बिकेगा कि नहीं बिकेगा, 2 साल तक नहीं बिकेगा, फिर हम दुकान खोल के क्यों बैठे हैं? बंद कर देना चाहिए। यदि हमारा माल 2 साल बाद बिकने की संभावना हो तो हमें दुकान बंद कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलो? तो गुड्स जनरली क्या होता है, गुड्स जनरली जल्दी ही बिक जाता है, तो उससे मनी हमें जल्दी ही मिल जाती है। विद इन ए ईयर हम स्टॉक से मनी रियलाइज कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री क्या है? करंट असेट, क्योंकि इससे मनी विद इन ए ईयर रियलाइज हो जाएगी। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें ट्रेड डेटर प्लस बी आर, ये भी हमारे करंट असेट्स है, इनसे भी मनी हमें जल्दी मिलने वाली है। ट्रेड डेटर प्लस बी आर, इनको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दोनों कवर होते हैं। डेटर, जिसको हमने उधार माल बेचा है, क्या उधारी 5 साल की देते हैं? कभी देखा उधारी 5 साल की? आपने 1 साल की उधारी भी नहीं देखी होगी। उधारी देती है, दी जाती है बिजनेस में 15 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, महीना भर बहुत हो गया, 2 महीना तो बहुत ही हो गया, 3 महीना तो रेयरली हो सकता है। अरे हम जब जमीन बेचते हैं ना, तो उसका सौदा करते हैं तो वो भी 3 महीने में पेमेंट आ जाता है, पता है ना आपको? सुना होगा बेटा आपने। आज हमने जमीन बेची, सौदा किया, तो क्या होता है, 3-4 महीने में जमीन का सौदा निपट जाता है और रजिस्ट्री हो जाती है, पेमेंट मिल जाता है। जमीनों में 3 महीना मैक्सिमम हो जाता है, बड़ी डील में 6 महीना। तो बेटा डेटर से जो मनी मिलती है वो विद इन ए ईयर मिल ही जाती है। और बीआर भी आपने देखे होंगे, बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल, 2 मंथ 3 मंथ बिल, तो इनसे भी मनी विद इन ए ईयर मिल जाती है। ये सब करंट असेट है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या कैश एंड बैंक लिख दो अभी तो मैं, चलेगा इजी करने के लिए। कैश एंड बैंक, ये तो लिक्विड है ही, ये तो करंट असेट्स है ही, ये तो ऑलरेडी कैश पड़ा है, तुरंत मनी रियलाइज्ड ही है, ये तो करंट असेट्स है, इससे हम आज ही पेमेंट कर सकते हैं। हमारी करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए ये रेडीली अवेलेबल है। कैश एंड बैंक का डेबिट बैलेंस, बैंक का डेबिट बैलेंस मतलब हमारा बैंक में रुपया जमा है, डेबिट बैलेंस हमारा बैंक बैलेंस है, वो भी असेट है। तो ये हमारा करंट असेट्स हुआ, बस ये है असेट साइड, ये हुआ असेट साइड, ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो असेट 2 तरह की होती है, नॉन करंट और करंट। ये लिक्विडिटी के फॉर्म में है, जो नॉन लिक्विड है वो पहले और जो लिक्विड है वो बाद में। मैंने जो फॉर्मेट बताया है ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन हमारे काम हो जाए उतना है। बैलेंस शीट के बाहर आती है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी संभावित दायित्व। वो लायबिलिटी जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, कंसीडर्ड नहीं है, जिसको हमने ऐसे लायबिलिटी नहीं लिखा है बैलेंस शीट में, पर वो लायबिलिटी कंपनी पर आ सकती है, तो उन्हें भी डिस्क्लोज करना होता है बाय वे ऑफ नोट, बाय वे ऑफ फुट नोट। बैलेंस शीट के बाहर दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी हूं, मैंने माल खरीदा, पेमेंट करना है, ऊपर आ गया करंट लायबिलिटी। मैंने लोन लिया शॉर्ट टर्म, बोरिंग, लायबिलिटी आ गई। मैंने लोन लिया लॉन्ग टर्म, देना है, ये रिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये सब रिकॉर्डेड है, ये सब रिकॉग्नाइज है, बुक्स पे लिखी हुई है। जो लायबिलिटी बुक्स में लिखी है वो तो बुक ऊपर दिख रही है, पर जो लायबिलिटी किताबों में नहीं लिखी गई, बुक्स में नहीं लिखी गई, रिकॉग्नाइज नहीं की गई, लेकिन लायबिलिटी आ सकती है, संभावित है, उसे भी बैलेंस शीट के बाहर भले दिखाओ, पर दिखाना जरूरी है। वजह क्या है, कौन सी लायबिलिटी होती है कॉन्टिजेंट, और उनको दिखाना क्यों जरूरी है, मैं समझाता हूं, थोड़ी भी समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैं कंपनी हूं, मेरे ऊपर एक वर्कर ने सूट फाइल किया है, मेरा स्टाफ है, वर्कर है, वो फोन पे बात कर रहा था, पता नहीं किसका फोन आया, काम के दौरान फोन पे बात कर रहा है,
बात करते करते पता नहीं किससे बात कर रहा था, बात करते करते कब वो टंकी में चढ़ गया उसको पता ही नहीं पड़ा, और कब टंकी से नीचे पटक गया और गिरा तो नाली में गिरा और हाथ टूट गया, होश ही नहीं। जब हाथ टूटा नाली में गिरा तब होश आया कि यार मैं तो गिर गया। अब अब वो हमसे हर्जाना मांग रहा है कि मुझे 3 लाख रुपए दो, मेरा हाथ टूट गया। हम कह रहे हैं भाई तू फोन कर रहा था, फोन पे बात कर रहा था, हमारा काम डिस्टर्ब कर रहा था, तेरा पर्सनल फोन था, हमने कॉल डिटेल निकलवा ली, पता पड़ा कि किससे बात कर रहा था, वो किससे कर रहा होगा, एक लड़का जीएफ से। मतलब जीएफ मतलब कौन, ग्रैंडफादर, दादाजी से बात कर रहा था, ग्रैंडफादर से बात कर रहा था। आपके दिमाग में शैतानी ख्याल आए होंगे कि गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, और बेटा दादाजी से बात करते करते कोई टंकी पे चढ़ता है क्या। वही मैं जीएफ का मतलब जो आप समझ रहे थे वही था, गर्लफ्रेंड से। तभी तो टंकी पे चढ़ गया, तभी तो नीचे गिर गया झगड़े में, होश ही नहीं आया, तब होश आया। हमने प्रूव कर दिया भाई तू ड्यूरिंग वर्क नहीं था, तेरा काम छोड़कर तू गया था, तो हम तुझे हर्जाना नहीं देते। पर वो मांग रहा कि नहीं मैं तो काम कर रहा था, आपने मुझे टंकी पे भेजा था काम करने के लिए, अब हम, उसने हम पर 3 लाख का सूट फाइल कर रखा है, क्लेम फाइल्ड। अब बताइए हम उस लाइबिलिटी को, उस जो 3 लाख की लाइबिलिटी आ भी सकती है नहीं भी, यदि कोर्ट ने, जज ने हमारे खिलाफ फैसला दिया तो हमें 3 लाख देना पड़ेगा, और हमारे फेवर में फैसला दिया तो 3 लाख नहीं देना पड़ेगा। अब मैं उस लाइबिलिटी को बुक्स में लिखूं या ना लिखूं, ये डिपेंड करता है केस टू केस। यदि मुझे लग रहा है, मेरे एडवोकेट, मेरे वकील कह रहे हैं कि चिंता मत करो, लाइबिलिटी नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी, हम उसकी केस की धज्जियां उड़ा देंगे, हम प्रूव कर देंगे कि ये उसका जो कॉल 22 मिनट काम किया, 22 मिनट इसने जो बातें की ड्यूरिंग वर्क, उसको काम बात करना ही नहीं चाहिए था, फोन पे बात करना उसका वर्क है ही नहीं, कोई सेल ऑर्डर उसे लेना नहीं है, उसका काम तो मशीन में काम करना था, मशीन के अंदर फोन की जरूरत क्या है। हम प्रूव कर देंगे कि ये वर्क के दौरान नहीं, ड्यूरिंग इसका जो मतलब उसके पर्सनल रीजन से उसको चोट लगी, हमारे रीजन से नहीं, तो फिर हम केस जीत जाएंगे। लेकिन यदि हमें वकील बोलता है कि नहीं यार उसका केस स्ट्रांग है, हमें 3 लाख देना पड़ सकता है। आपको पता है प्रूडेंस, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, फाउंडेशन पढ़ा होगा, प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब हमें एंटीसिपेटेड लॉसेस रिकॉर्ड करना चाहिए। और ये 3 लाख, यदि हमें वकील बोल रहा है कि हमें 3 लाख की लाइबिलिटी आने की संभावना है, तो ये लॉस एंटीसिपेटेड है कि नहीं, तो फिर हमें इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। यदि रिकॉग्नाइज कर लिया होता फिर तो यहां आ जाता, कहां पर, करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में आता शॉर्ट टर्म प्रोविजन, हम बनाते हैं उसके लिए प्रोविजन फॉर क्लेम। क्या बना लेते, मैं एंट्री करता, मुझे पता है कि अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी एंट्री में, मैं एंट्री करता, इसको मैं अपना लॉस मान लेता और लॉस के लिए मैं प्रोविजन क्रिएट कर लेता, क्योंकि प्रूडेंस कहता है आपको इस एंटीसिपेटेड लॉस को प्रोवाइड फॉर कर लेना चाहिए। प्रोवाइड फॉर कर लेना चाहिए मतलब रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, तो मैं पीएल में डेबिट कर दूंगा एज ए लॉस, 3 लाख मेरे पीएल में डेबिट कर दूंगा, उससे मेरा प्रॉफिट, तो पीएल में डेबिट कर कर करूंगा, एंट्री करूंगा P&L टू प्रोविजन फॉर क्लेम। अभी क्लेम आया नहीं, क्लेम पेबल नहीं है, क्लेम का प्रोविजन है, तो एंट्री करूंगा P&L टू प्रोविजन फॉर क्लेम, पीएल में डेबिट, और वो प्रोविजन फॉर क्लेम मेरे आ जाएगा करंट लाइबिलिटी में एज ए शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाएगा, क्योंकि मुझे क्लेम जल्दी देना पड़ेगा, कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो 1 आध साल के अंदर फैसला होकर मुझे देना पड़ेगा, तो मैं कहां लिख दूंगा, करंट लाइबिलिटी में कहां लिख दूंगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो क्या हो गया, यदि मैंने उसको यहां लिख दिया क्लेम प्रोविजन फॉर क्लेम, तो फिर तो वो बुक्स में आ गया, फिर मुझे नीचे लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। जब लाइबिलिटी बुक्स में आ गई, बैलेंस शीट में आ गई, तो फिर मुझे दोबारा नीचे दिखाने की जरूरत। लेकिन मुझे वकील ने कहा चिंता ही मत करो, 99 नहीं 100% हम केस जीत जाएंगे, आपको इसके लिए लोड लेने की जरूरत नहीं, प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं। तो मैंने अकाउंटेंट को बोल दिया कि भाई मत बना प्रोविजन, लाइबिलिटी एंटीसिपेटेड नहीं है, ये हमारा एंटीसिपेट लॉस नहीं है। जब एंटीसिपेट लॉस ही नहीं है तो मैं प्रोविजन क्यों बनाऊं, तो फिर मुझे प्रोविजन, तो फिर मैं प्रोविजन नहीं बनाऊंगा बुक्स में, लेकिन बैलेंस शीट के बाहर तो फिर भी दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा,
पब्लिक को पता तो पड़े कि हाँ हमारे ऊपर ऐसा केस चल रहा है। पब्लिक के नॉलेज में, शेयर के नॉलेज में आना चाहिए कि ऐसा केस चल रहा है, अभी जिसका फैसला आना बाकी है। तो उसको कहां दिखा देंगे? संभावित दायित्व, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। जो लायबिलिटी आ सकती है, संभावित है पर आई नहीं है, कंफर्म नहीं है, और जिसके लिए हमने बुक्स में प्रोविजन नहीं बनाया उसको बाय वे ऑफ नोट डिस्क्लोज करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो ये बहुत सारे एग्जांपल दूंगा मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये वाला 7-8 तरीके बताऊंगा। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मैंने आपको एक ही बताई अभी। तो वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो बुक्स में नहीं है एंटीसिपेटेड लॉसेस वगैरह के लिए, वो हम देख बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं, वो प्रोविजन फॉर लॉसेस है, वो लायबिलिटी नहीं। वो प्रोविजन फॉर लॉस है और ये प्रोविजन फॉर लायबिलिटी है, फर्क है दोनों में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज ए प्रोविजन फॉर लॉस, और बैड डेट्स के लिए प्रोविजन कहीं किसी को पे करना पड़ता है क्या? बोलो। लेकिन ये प्रोविजन फॉर क्लेम पे करना पड़ेगा, तो वो लायबिलिटी में आता है। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कोई लायबिलिटी, वो लायबिलिटी में नहीं आता बल्कि डेटर में से लेस होता है। पढ़ा है ना आपने? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है? क्या नॉलेज में है बेटा प्रोविजन क्यों बनता है? मैंने कहा ना अभी हम थोड़ा सा जो डाउट आ रहे हैं। हाँ, रिकॉर्ड ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस, ये आपका प्रूडेंस कहता है। तो बेटा प्रोविजन दो तरह के होते हैं। हम थोड़ा, मैंने कहा ना, हम जैसा डाउट आएगा वैसे भटक जाऊंगा, चूंकि आया है तो मैं मुझे समझाना चाहिए। प्रोविजन फॉर लॉसेस एंड प्रोविजन फॉर लायबिलिटी। बैड डेट्स के लिए प्रोविजन कि यदि हमारे जो डेटर हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है उसमें कोई डूबत हो जाए तो क्या होगा? बैड डेट्स। बैड डेट्स तो आप सभी समझते हैं बेटा, बैड डेट्स हमारा लॉस है या एक्सपेंस? लॉस। लॉसेस है बैड डेट्स, करेक्ट। अब वो बैड डेट्स कहां जाती है? पीएनएल में, उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। अब यदि किसी साल बैड डेट्स बहुत ज्यादा हो गई, बड़ा अमाउंट डूब गया, एक हमारी पार्टी जिसको हम बहुत ज्यादा माल बेचा करते थे उधार, जिससे हमारा काफी अच्छा ट्रेड होता था, काफी अमाउंट हमें लेना था, वो डूब गई, क्या हो गया? बैड डेट्स। वो बैड डेट जाएगा पीएनएल में, उससे हमारा प्रॉफिट ड्रास्टिकली, हेवीली रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्रॉफिट एक साल में कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? यदि ज्यादा प्रॉफिट कम हो गया ना, तो मार्केट में जब ये पीएनएल जाएगा ना, तो मार्केट उथल पुथल हो जाएगा कंपनी का, और ये कंपनी तो लॉस में है, और इसी लॉस मेकिंग कंपनी में कोई शेयर खरीदना नहीं चाहेगा, और लोग शेयर बेच बेच के निकल जाएंगे, और यार जल्दी बेचो कंपनी लॉस में है, और शेयर के रेट मार्केट में डाउन हो जाएंगे। डाउन होंगे कि नहीं होंगे? आप यदि उसके शेयर होल्डर थे, 100 वाला शेयर 150 चल रहा था, आज बेचते तो 150 मिलते, 120 रेट रह गए, आपको घाटा हुआ कि नहीं हुआ? तो बेड डेट्स दिखाने से प्रॉफिट कम हो जाता है। ज्यादा बेड डेट एक साल आ जाए पीएनएल में तो प्रॉफिट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, और प्रॉफिट एक साथ बहुत कम हो जाए तो मार्केट में पिक्चर बिगड़ जाती है, उससे शेयर के रेट डाउन हो जाते हैं, इससे शेयरों को बहुत बड़ा घाटा होता है। तो ऐसा ना हो बेटे का, बेड डेट्स को तो हम रोक नहीं सकते, बेड डेट्स तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम बेड डेट्स से होने वाले लॉस को पीएल में आने से रोक सकते। कैसे? मैंने क्या करा, ये मेरा पहला साल कोई बेड डेट्स नहीं हुई, फिर भी मैंने 1 लाख रुपए का प्रोविजन बना दिया, प्रॉफिट 1 लाख से कम कर दिया, बेड डेट्स है नहीं, फिर भी प्रॉफिट 1 लाख से कम कर दिया। अगले साल फिर बेड डेट्स नहीं हुई, फिर 1 लाख से प्रॉफिट कम कर दिया, प्रोविजन बना दिया। तीसरे साल फिर बेड डेट्स नहीं हुई, फिर 1 लाख का बना दिया, प्रोविजन इकट्ठा हो गया। चौथे साल मेरा 5 लाख का घाटा हो गया, बेड डेट्स हो गई, तो मैं 5 लाख में से क्या करूंगा? 3 लाख की बेड डेट्स को कहां से चार्ज कर लूंगा? प्रोविजन से कर लूंगा, तो पीएनएल में फिर 2 ही लाख आएगी, तो हमारा प्रॉफिट चौथे साल सिर्फ 2 लाख से कम होगा। समझ में आया? मैं प्रोविजन नहीं बनाता तो पूरे 5 लाख की बेड डेट्स एक साथ आ जाती पीएनएल में। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो प्रोविजन बनाने से बेड डेट्स का बर्डन कई सालों पे फैल जाता है। बेड डेट्स का प्रोविजन बनाने से बेड डेट्स के लॉस का बर्डन एक साल पे आने की बजाय कई सालों पर स्प्रेड हो जाता है, तो उससे एक साथ प्रॉफिट की पिक्चर डिस्टर्ब, इसलिए हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर लॉसेस, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा तो नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। पूरा पूरा आ गया आपको? कंप्लीट? सही बोल रहे हैं? तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्यों बनती, समझ में आया बेटा? अब तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स लायबिलिटी है या नहीं? क्या 1 लाख जो प्रोविजन बना रहे हो किसको देना है? फिर प्रोविजन 1 लाख और बनाया तो क्या 2 लाख किसको देना है? नहीं,
तो वो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कोई लाइबिलिटी, इसलिए उसको लाइबिलिटी में शो नहीं करते, उसको डेटर में से लेस करके दिखाते हैं बैलेंस शीट में। लेकिन प्रोविजन फॉर क्लेम, वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, सूट फाइल किया है हम पर, उस वर्कर ने, हमें क्लेम देना पड़ भी सकता है और नहीं, और हमें देने की संभावना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं। वो प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी है, वो यहां आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एज ए करंट लाइबिलिटी के रूप में आता है। समझ में आया थोड़ा बहुत? तो फर्क है, आपने पूछा इसलिए बता दिया, नहीं तो मैं ये पॉइंट अभी बीच में रेज नहीं करता, आपने पूछा इसलिए बता दिया बेटा। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स पता था पर क्यों बनता है आज पता पड़ा। थैंक यू बेटा, मुझे भी आज ही पता पड़ा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, वो तो आप जितना इंटरेस्ट लोगे मैं उतनी डेप्थ में जा सकता हूं। हाँ, मैं ये ध्यान रखूंगा कि आपकी बेस एग्जाम ओरिएंटेड चले, एग्जाम मुझे क्लियर करवानी है आपको। मेरे पेपर में आपको मैं एश्योरेंस दे सकता हूं, यदि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो आपको 60 मार्क का तो सोचना भी नहीं है। हम 60 मार्क के लिए इतना डेप्थ में नहीं पढ़ रहे। ये 60 मार्क तो मैं आपको 1 महीने की क्लास से ला सकता हूं, लेकिन हमारी क्लास 5 महीने चलती है। 60 से अबो 80 हमारा एक एवरेज टारगेट होना चाहिए एवरेज स्टूडेंट के लिए, और अबो एवरेज के लिए 90 प्लस। एवरेज के लिए 80, अबो एवरेज के लिए 90 प्लस। 60 मार्क के लिए मैं आपको इतना नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सही बोल रहा हूं। 60 मार्क में आपको 1 महीने की क्लास में 2-2 घंटे पढ़ाऊं तो आपके 60 मार्क तो कंफर्म है। ये गारंटी देना मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं लिख कर दे दूं, पर मुझे पता है बस उसके लिए मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए होता है। वो मिल जाए तो कोई हाँ बेटा 90 प्लस टारगेट करना चाहिए यदि आप एवरेज से अबो स्टूडेंट है तो। आप सोचो 90 प्लस होंगे तो आपके रैंक और बोथ ग्रुप के अंदर स्कोरिंग कितनी अच्छी होगी, और फर्स्ट ग्रुप तो आपका श्योर निकल जाएगा। और बहुत बड़ी बात बिल्कुल नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जो हमारा किया हुआ ना हो, या हमने कभी किया ना हो, या उस चीज को हमने देखा ना हो। नंबर कम क्यों आते हैं? प्रैक्टिस नहीं थी। ऐसा कैसा क्वेश्चन जो मैंने करवाया क्लास में समझ लिया पर घर पे नहीं किया, वो का वो क्वेश्चन फिगर टू फिगर भी आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। टाइम नहीं या तो कर ही नहीं पाओगे, गलती कर दोगे, या टाइम बहुत ले लोगे। हर चीज हार्मफुल है, तो फिर नंबर कैसे आएंगे? उसके लिए प्रैक्टिस बताऊंगा आपको धीरे धीरे। चलिए, तो ये है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जो संभावित है और जिसको लाइबिलिटी के रूप में ऊपर लिखा नहीं गया उसे बैलेंस शीट के बाहर दिखा देना चाहिए। ये लाइबिलिटी को दिखाना आवश्यक है एज पर शेड्यूल 3। डिस्क्लोजर आवश्यक है, नहीं दिखाया तो बैलेंस शीट पर सीए साइन नहीं करेगा। करेक्ट? आपके कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, एनी डाउट। होती है कॉन्टिजेंट असेट भी, पर उसको दिखाना उतना जरूरी नहीं है। लाइबिलिटी दिखाना जरूरी है क्योंकि उससे शेयरों का व्यू प्रभावित, असेट है उससे कंपनी का प्लस ही है, प्लस प्लस मत दिखाओ तो चलेगा पर नेगेटिव दिखाना जरूरी है। इज इट क्लियर? बोलो, समझ में आया? कॉन्टिजेंट असेट भी होती है, जैसे मैंने मान लो मेरा एक रेस्टोरेंट है, मेरे किसी कॉम्पिटिटर ने, या मान लो या जो भी मेरा एक बिजनेस है, किसी एक सामने वाली व्यक्ति ने मेरे ऊपर सूट फाइल कर दिया या ऐसा कुछ किया जिससे मेरी बिजनेस की रेपुटेशन डाउन हो गई। मैंने सूट फाइल किया कि भाई तूने हमारी रेपुटेशन डैमेज की, हमारी गुडविल को डाउन किया है, उससे हमारा लॉस हो गया, ये तेरी गलती है, हमें इससे 10 करोड़ का नुकसान हो गया, उसकी भरपाई करो, 10 करोड़ हमें दिलवाओ। मैंने उस पर सूट फाइल कर रखा है 10 करोड़ का फॉर लॉस ऑफ रेपुटेशन। तो ये क्या है मेरी, यदि मैं केस जीत गया तो मुझे उससे 10 करोड़ मिलेगा, या कोर्ट 10 नहीं तो 6 तो देगा, 7 तो दिलवाएगा। तो मैं वो क्या है, मेरी कॉन्टिजेंट असेट, मुझे 10 करोड़ मिलने वाला है तो वो मेरी असेट है। पर असेट को दिखाना उतना जरूरी नहीं है जितना कि लाइबिलिटी। आप दिखा दो, वो दिखाना दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को दिखाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो बैलेंस शीट का यूजर है उसका व्यू इफेक्ट होता है। और कोई डाउट बेटा? आप कुछ पूछना चाहते पूछ नहीं पा रहे, है कुछ पूछने के लिए? जो आपने बताया, अगर उसमें जिंदगी पूरा नहीं मिला, आधा मिलता है तो
पूरा क्लेम नहीं मिलता, तो मैंने तो अभी सिर्फ असेट दिखाया है, कॉन्टिजेंट जब मिलेगा तब देखेंगे। अब मैंने क्या अभी तो कहा कि 10 करोड़ का मैंने सूट फाइल किया है, 6 मिल भी जाए, कोर्ट 7 दिलवा दे, कुछ 5 दिलवा दे, न दिलवाए, पर आज मैंने सूट कितने का फाइल किया हुआ है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मुझे क्या मिलेगा थोड़ा पता है आज, हो सकता नहीं भी मिले, पर मैं तो आज 10 करोड़ दिखाऊंगा ना। उसके बाद तो और लाइब्रेरी में भी उसने सूट फाइल किया 3 लाख का वर्कर ने, अब हमें तीन तीन देना पड़े, न देना पड़े, 2 देना पड़े, 1.5 देना पड़े, वो तो बात की बात है, पर आज तो उसने सूट 3 करोड़ लाख का फाइल किया, तो मुझे तो क्वांटिटी लाइब्रेरी 3 करोड़ दिखानी पड़ेगी ना आज की डेट में तो। और कोई डाउट? प्रीपेड एक्सपेंस को कैसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं? ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम शो करते हैं बेटा करंट असेट में, और उसका होता है अदर करंट असेट्स। एक हेड होता है, न वो इन्वेंट्री है, न वो ट्रेड रिसीवेबल है, न वो केज बैंक, करंट असेट तो है। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में पूछ रहा है गिरिराज गुप्ता। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैं कंपनी हूं, मैंने एक्सपेंसेस अगले साल के इसी साल पे कर दिए, उससे मुझे सर्विसेज कब मिलेगी? अगले साल, लेकिन मैं पे कर चुका हूं अभी, तो मेरी असेट है कि नहीं? बदले में मुझे कैश नहीं मिलने वाला, क्या मिलने वाला है? सर्विसेज, तो भी असेट तो है ना। तो इससे बदले में मुझे अगले साल सर्विसेज मिलने वाली है, पर वो मैं पे अभी कर चुका हूं, तो उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरी करंट असेट से, क्योंकि बदले में मुझे 1 साल के अंदर उससे लाभ बेनिफिट मिल जाएगा, करेक्ट, तो मेरी करंट असेट से नंबर 1। अब करंट असेट कहां शो करूं? क्या वो इन्वेंट्री है? नो। क्या वो ट्रेड रिसीवेबल है? नो। क्या वो कैश बैंक है? नो। तो फिर कहां आएगा? अदर करंट असेट के अंदर आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में प्रीपेड, ये एडवर्टाइजमेंट ज्यादा सही नहीं है, यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं प्रीपेड एक्सपेंसेस की, तो एग्जाम्पल लूं? परमिशन है? एग्जाम्पल पूछा इसलिए बता रहा हूं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में बेटा आपको पता है फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च होता है ना, अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है। 1 अप्रैल से साल शुरू हुआ, एक कंपनी का साल शुरू हुआ 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को, ईयर एंड होता है। यह है फाइनेंशियल ईयर, और आजकल कंपनी का अकाउंटिंग ईयर भी यही होता है। यही कंपनी का क्या है? अकाउंटिंग ईयर भी है। फाइनेंशियल ईयर भी यही है और अकाउंटिंग ईयर यही है। कंपनी को अपने अकाउंट्स 1 अप्रैल से स्टार्ट करके 31 मार्च को एंड कर देना चाहिए, ये कंपनी एक्ट में लिखा गया। अब आप चाहो कि जनवरी टू दिसंबर, नहीं चलेगा, पहले चलता था। कंपनी एक में लिबर्टी थी, कंपनी क्या करती थी, कोई कंपनी जनवरी टू दिसंबर चलाती थी, कोई कंपनी दिवाली टू दिवाली चलाती थी, कोई कंपनी अप्रैल से मार्च चलाती थी, सबका अकाउंटिंग ईयर। अब कंपनी देखने बोल दिया नहीं भाई, सबका अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च में एंड होगा, सबका अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर को ही मानेंगे अकाउंटिंग ईयर, करेक्ट। अब बेटा साल शुरू अप्रैल से, ठीक। अब कंपनी नहीं है, इसने 1 अप्रैल, 1 मई, अप्रैल में जून, 1 जुलाई, 1 जुलाई को इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹30,000 फॉर व्हीकल। गाड़ी का बीमा करवाया, कार का बीमा करवाया, ट्रक का बीमा करवाया, और आपको पता है मैं ऐसा मानता हूं कि बीमा हमेशा साल भर का होता है। 1 साल बाद बीमा एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको नया बीमा करवाना पड़ता है, पता है ना। अरे गाड़ी का बीमा करवा लिया तो जिंदगी भर के लिए गाड़ी का बीमा हो गया है, 1 साल के लिए। अरे आप ये तो पता है ना आपको, बीमा हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। तो आपने प्रीमियम दी है कितने साल के लिए? तो आपका बीमा 1 जुलाई को करवाया, तो बीमा का पीरियड शुरू कब से हुआ? 1 जुलाई से कि 1 अप्रैल से शुरू हो गया? बीमा जिस दिन करवाते हैं उसके आगे के लिए होता है या बैक साइड के लिए? प्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव मतलब और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से। बीमा हमेशा काहे के लिए होता है?
प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट के लिए होता है। तो 1 जुलाई से बीमा करवाया तो बीमा का अवधि शुरू हुई 1 जुलाई से, एंड कब होगी? 1 जुलाई मान लो ये 2023 है, तो ये 2024 है, ये 2023 को शुरू हुआ। 1 जुलाई 2023 को बीमा शुरू हुआ, इसका बीमे का पीरियड कब खत्म होगा? 30। अच्छा, ये 1 अप्रैल 24 है, ये नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया, और 30 जून 24। ये बीमा यहां शुरू होकर यहां खत्म होगा। यहां स्टार्ट है, यहां एंड है। बीमे की अवधि 12 महीने होती है, तो आपका जो प्रीमियम है उसका कितने मंथ की प्रीमियम इस साल के लिए और कितना अगले साल के लिए? आपके बीमे का बेनिफिट आपको कितने जुलाई से लेके मार्च कितने महीने होते बेटा? 9 महीने, और फिर यहां से 3 महीने। तो बीमा कितने महीने का बीमा इस साल के लिए काम आएगा? 9 महीने। और कितने महीने का बीमा अगले साल काम आने वाला है? तो बेटा 9 मंथ की प्रीमियम ये है। प्रीमियम 30,000 साल भर की है, साल भर की इतनी, तो 9 महीने की कितनी बोलो? 22, और 3 महीने की कितनी? 7,500। तो 22,500 की प्रीमियम इस वर्ष के लिए है, और 7,500 की प्रीमियम 7,500 की प्रीमियम बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारा एक्सपेंस है, और ये हमारा प्रीपेड है। ये प्रीपेड, ये असेट है। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये जाएगा बैलेंस शीट में। तो बेटा 7,500 क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। मतलब हमने पे अभी कर दिया, इस साल पे तो कर दिया, पर इसका बेनिफिट अगले साल मिलने वाला है। इसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। वो प्रीपेड है, असेट है। और 7,500 22,500 क्या है? इसका बेनिफिट इसी साल खत्म हो जाएगा। जिसका बेनिफिट इसी साल खत्म हो जाए वो एक्सपेंस, और जिसका बेनिफिट आगे मिले वो असेट। तो ये 22,500 एक्सपेंस है। बेनिफिट विल एग्जॉस्ट इन ए ईयर। एक्सपेंस बेनिफिट विल अराइज इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, वो असेट होगी। तो ये 7,500 क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। और 22,500 क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारा पीएल में जाता है, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा बैलेंस शीट में असेट में जाता है। तो इज इट क्लियर? ये जो 7,500 है ना, इसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। इसका सही नाम बताऊं? टेक्निकल नहीं बताता, अभी नहीं बताता, बताऊं? सुन के चक्कर तो नहीं आएंगे? इसको बोलते हैं टेक्निकली अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। अनएक्सपायर्ड बेटा 12 महीने में से कितने मंथ एक्सपायर हो चुके हैं? 9 महीने। और कितने मंथ अभी एक्सपायर नहीं हुए? 3 महीने अभी एक्सपायर नहीं हुए, अभी 3 महीने लाभ और मिलेगा, पॉलिसी अभी खत्म। तो ये 3 महीने की प्रीमियम क्या है? अनएक्सपायर्ड। अभी ये एक्सपायर नहीं हुई, लेकिन 22,500 एक्सपायर हो गए, इसका लाभ मिल गया, ये खत्म। लेकिन 7,500 का लाभ मिलना, अभी इसका लाभ मिलना बाकी है। ये 7,500 अभी एक्सपायर, 3 महीने अभी खत्म नहीं। 31 मार्च की बात चल रही है, 31 मार्च को ये है अन एक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा इसलिए बता देता हूं मैं कि कभी किसी क्वेश्चन बनाने वाले ने प्रीपेड की जगह लिख दिया अनएक्सपायर्ड, तो आपको चक्कर ना आए, इजी है। क्योंकि आपको जैसा हम ढालेंगे वैसा आप ढलोगे। यदि मैं आपको कंफर्टेबल जोन में रखूंगा, चीजें प्रीपेड बोली, आपको प्रीपेड पता थी, उसको समझा के निकल जाता, तो आप कंफर्टेबल है। पर मैं आपको थोड़ा सा डे बाय डे चाहता हूं कि आप थोड़ा सा चीजें सीखें भी सही, नई चीज सीखने के लिए तो आप आए हैं। तो इसको बेटा ज्यादा सही टेक्निकली वर्ड क्या है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। वो प्रीमियम जो अभी एक्सपायर नहीं हुई। 7,500 का पीरियड अभी एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन 22,500 का एक्सपायर हो गया। तो 22,500 क्या है? एक्सपायर्ड प्रीमियम। और 7,500 क्या है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। नाउ आई थिंक क्लियर होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट के लिए भी हो सकता है कुछ कुछ, पर अभी मैंने ले लिया
इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ ज़्यादा क्योंकि ये काम आती है, आगे काम आएगी, इसलिए मैंने बता दिया। ये प्रैक्टिकली काम आएगी, ये कोई भी चीज़ मैं फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं काम आने वाली है। एक भी मिनट मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा, जो जरूरी वही बताऊंगा। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। तो ये था आपका फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, हर चीज आपकी काम की है। आप और कोई डाउट होना पूछना हो तो पूछिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बिंदास होकर पूछो, कोई डरने की जरूरत नहीं। जितना आप खुल जाओगे उतना अच्छा आपके लिए। मैं तो चाहता हूं डाउट पूछे, मुझे अच्छा लगता है डाउट पूछना। आपको कोई डाउट है बेटा? हाँ, शॉर्ट टर्म मतलब करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग में आता है शॉर्ट टर्म असेट में, करंट असेट में लोन्स एंड एडवांसेस। मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आपको कहा था कि मैं अभी पूरा फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं, फिर भी मैं आपको बताया। तो आपने पूछा तो बताना ही है, बस मैं बताना नहीं चाहता हूं, फ्यूचर में बताना ही मुझे पूरा फॉर्मेट, पर आपने पूछा तो मुझे बताना ही चाहिए, और मैं अच्छा समझता हूं कि आप इसी चीज पूछें। करंट असेट में एक चीज और आती है, लोन्स एंड एडवांसेस, जो मैंने नहीं बताई थी। क्या होता है समझिए। मैं कंपनी हूं, मैंने इन भाई साहब को 5 लाख रुपए, मान लो 5 लाख रुपए दिए कि जब भी तुम्हारी क्रॉप आए मुझे ही वो बेचना, किसी और को नहीं बेचना। ये 5 लाख पकड़ो, पहला लॉट मुझे मिलना चाहिए, किसी और को मत माल बेचना। मैं तुमसे 20 लाख का माल खरीदने वाला हूं, लेकिन उसके लिए 5 लाख मैं आपको अभी दे रहा हूं। अब माल आप किसी और को नहीं बेच सकते, तो मैंने क्या दे दिया? 5 लाख का एडवांस फॉर मटेरियल, एडवांस फॉर, एडवांस टू सप्लायर। तो अब बताओ ये क्या है? ये जो एडवांस दिया, इससे माल मुझे जल्दी खरीदना है, 2-4 साल बाद खरीदना है? जल्दी ही, विद इन ईयर इसका बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। तो ये कौन सा हुआ, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? एडवांस। तो ये एडवांस क्या, एडवांसेस टू सप्लायर आ गया एडवांसेस में। इज इट क्लियर? लोन्स भी होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स। मैंने एक एम्प्लॉय को 50,000 रुपए दे दिए कि भाई ले ले 50,000, तेरा कोई अर्जेंट काम है करवा ले, पर मुझे 2 महीने में वापस करना। ये एडवांस सैलरी नहीं है, लोन है। कितने महीने में वापस आ जाएगा? 2 महीने में। तो ये लोन हो गया कि नहीं हो गया? लोन टू एम्प्लॉइज, तो कहा जाएगा लोन्स में आ जाएगा। एडवांसेस टू सप्लायर आ गया। तो ये एग्जांपल है, लोन्स एंड एडवांसेस दोनों शॉर्ट टर्म के। एनी डाउट? और भी कुछ पूछ सकते हो, बोलिए बेटा। इधर से एक और डाउट है ऑनलाइन का बेटा, मैं आपको बताता हूँ, स्वाति जैन आपको बताता हूँ। हाँ आप पूछिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जब मैं कल बोल रहा था कि बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं, आप बोले तो बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊं, तो किसी ने नहीं बोला, बोल रहा था ना मैं। तो कल तो बड़े अड़े हुए थे कि सर मत बताओ, आज पूछ रहे हो। आपकी इच्छा है, बाकी की इच्छा नहीं है पूछने की, है क्या? तो आज इच्छा हो गई, कोई बात नहीं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अरे यार मुझे भी पता नहीं है, कल पढ़ के आऊंगा। बताओ अभी, चलो बत्ती देता हूं मैं कुछ तो भी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग बेटा, इसमें थोड़ा डिटेल में जाऊं तो चलेगा ना, क्योंकि सब चीजें काम की है। मैं एक कंपनी हूं, मैंने बैंक से कहा कि मुझे तुम, मेरे बैंक में बैलेंस नहीं हो, तब भी मैं चेक इशू करूं तो मेरा चेक क्लियर कर देना। समझो मेरी क्या बोल रहा हूं मैं। बेटा मेरा बैंक में बैलेंस 1 लाख है, तो मैं चेक कितने का इशू कर सकता हूं? 1 लाख का, 50,000 का, 70 का, 80 का। यदि मैंने 1.5 लाख का चेक इशू कर दिया तो बैंक मेरा चेक बाउंस कर देगा, डिसऑनर कर देगा, कहा लिख देगा इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस, और मेरा चेक क्लियर नहीं होगा। जिसको मैंने चेक इशू किया वो मुझ पर सूट फाइल कर देगा, जेल पहुंचा देगा मेरे को कि भाई तुम्हारे खाते में बैलेंस 1 लाख और चेक इशू कर रहे हो 1.5 लाख, ये फ्रॉड है, मुझे जेल हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यदि मैंने बैंक वाले से बात कर ली, भाई बैंक, मेरे बैंक में बैलेंस 1 लाख है, लेकिन तू मेरे चेक 50 लाख तक के चेक क्लियर करेगा, ऐसी मुझे लिमिट सैंक्शन कर दे। बैंक ने कहा बिल्कुल कर देंगे, तुम बहुत बढ़िया पार्टी हो, तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा है। तो बैंक मेरे बिजनेस से इंप्रेस है, उससे मैं, मेरे से वो, और
बैंक ने इनफ सिक्योरिटी, मैं अभी सिक्योरिटी पे नहीं जाना था, बैंक ने मुझे परमिशन दे दी कि यू कैन ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 50 लाख, यू कैन ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 50 लाख, मैं 50 लाख तक का ओवरड्रॉन कर सकता हूं। मेरा बैंक बैलेंस 1 लाख है, मैं 2 लाख का चेक इशू करूं, बैंक क्लियर करेगा आप तो, क्योंकि उसने मुझे 50 लाख तक की ओवरड्रॉन की परमिशन मैनेजर ने दे दी। तो इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट लिमिट, सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट, सीसी लिमिट बोलते हैं बेटा इसको। अब ये सीसी लिमिट जो 50 लाख तक की है मैं बताता हूं, अब 50 लाख तक की लिमिट मुझे बैंक ने सैंक्शन कर दी, तो ये क्या हो गया, सैंक्शन ओवरड्रॉन लिमिट। अब बैंक मैनेजर भी मुझे डिनाई नहीं कर सकता, नहीं तो उसकी मैं बैंड बजा दूंगा। अब मैं 50 लाख तक का ओवरड्रॉन करने के लिए इंटाइटल हूं, अथराइज हूं। अब इसमें मेरा फायदा है, बैंक का भी फायदा है। अब मैं बैंक बैलेंस मेरा 1 लाख था, मैंने चेक इशू कर दिया 3 लाख के, कितना ओवरड्रॉन हो गया, 2 लाख। 2 लाख मैं ऐसा कहां तक जा सकता हूं, 50 लाख तक का ओवरड्रॉन करने की मुझे परमिशन है, उसके लिए बैंक ने मुझसे इनफ सिक्योरिटी लेकर पटक दी होगी, वो मैं अभी नहीं बताना चाहता। अब यदि मेरे पास बैंक बैलेंस 1 लाख था और मैंने चेक इशू कर दिए 12 लाख के, तो क्या हुआ, 1 लाख बैंक बैलेंस था और चेक इशू कर दिए 12 लाख के, तो क्या हुआ, 11 लाख ओवरड्रॉन हो गया कि नहीं हो गया। मैंने बैंक में 1 लाख था, पर वहां से बैंक से चेक कितना पास करवा लिया, 12 लाख, तो मुझे कितना लोन खड़ा हो गया मेरे, ये मुझे लोन वापस करना है। अब बेटा ये जो करंट अकाउंट है ना, करंट अकाउंट में बैलेंस 1 लाख था, मैंने चेक इशू कर दिया 12 लाख का, बैंक ने क्लियर भी कर दिया, मेरे करंट अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस, मेरे यहाँ करंट अकाउंट में बैलेंस आ गया क्रेडिट, क्रेडिट या डेबिट समझ में नहीं आ रहा सर, क्रेडिट की डेबिट। मेरा 1 लाख जब बैंक बैलेंस था तो क्या था मेरे लिए, वो डेबिट था। अब 12 का चेक इशू कर दिया मैंने, उसमें से इशू कर दिया, तो बताओ 11 का बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया कि नहीं हो गया। तो 11 लाख का बैंक बैलेंस मेरे लिए क्रेडिट है, ये मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरी वो लाइबिलिटी में आएगा। अच्छा ये जो 11 लाख का लोन लिया बेटा मैंने कौन से अकाउंट में लिया, करंट अकाउंट में, सुनो करंट अकाउंट में लिया। अब समझना, ये 11 लाख जो मैंने ओवरड्रॉन किया है ये मेरी बोरोइंग है, बैंक से मेरी बोरोइंग है, ये बोरोइंग शॉर्ट टर्म है। क्या ये जो 11 लाख मैंने ओवरड्रॉन किया बेटा, इसमें क्या रूल होता है, अब मेरा खाता करंट है, करंट अकाउंट है, ये बिजनेस में हमेशा क्या होता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट नहीं होता है, एफडी भी मत मानो इसको, क्या माना है। अब मैं जो माल खरीदा हूं कितने का, 12 लाख का माल खरीदा ना मैंने, पेमेंट कितने का करवाया बैंक से, वो माल खरीदने के लिए, माल खरीद के आएगा उसको मैं बेचूंगा, बेचकर मनी आएगी कैश सेल से या डेटर से आएगी कि नहीं आएगी, वो जो मनी मिलेगी मैं कहां जमा करूंगा, बैंक में जमा करूंगा। अभी मेरा बैलेंस कितना चल रहा है ओवरड्रॉन, 11 लाख, 11 लाख मेरे लिए क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी है, मतलब लोन है, ये लोन शॉर्ट टर्म है, देखना शॉर्ट टर्म कैसे। अब मैंने माल बेचा, 3 लाख रुपए मुझे आए, मैंने खाते में जमा कर दिए, 3 लाख में खाते में जमा करते ही लोन 11 लाख रहा या 3 लाख से घटकर 8 लाख पे आ गया। अब मेरा लोन कितना है, 8 लाख। अब मैं रुपया बैंक में जमा करता भी रहूंगा, निकालता भी रहूंगा, विड्रॉ भी करता रहूंगा, जमा भी, तो मेरा अमाउंट बार बार जमा भी होगा कि नहीं होगा। तो ये लोन 11 लाख का लंबे समय चलेगा, जल्दी ही पे होते जाएगा, जल्दी पे होता जाएगा। तो ये लोन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्योंकि मैं इसको जल्दी ही पे करते जाऊंगा। लोन लिया मतलब चेक इशू किया, लोन बढ़ गया, जैसे चेक जमा किया लोन घट गया। तो ये लोन बेटा ये ओवरड्राफ्ट नहीं है, ओवरड्राफ्ट भी होता है, ओवरड्राफ्ट से अलग है। तो मैंने ये 50 लाख की चूंकि लिमिट को ओवरड्रॉन की लिमिट सैंक्शन करवा रखी, तो ये क्या है, इट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट लिमिट, दैट इज कॉल्ड सीसी लिमिट, ये मेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो सीसी लिमिट इज ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग, करेक्ट। तो सीसी लिमिट एग्जांपल किसका है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का। दूसरा, मैंने लोन की जरूरत पड़ी, मैंने एक बैंक लोन लिया, कहा भाई मैं लोन ले रहा हूं सिर्फ 4 महीने के लिए, तो वो कौन सा हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। मैं कंपनी हूं, मैंने डायरेक्टर से लोन ले लिया 3 लाख का, कहा कि भाई 5 महीने वापस कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो जो बोरोइंग कम समय के लिए है वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगी, और जो बोरोइंग लंबे समय के लिए है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगी।
ओवरड्राफ्ट अलग चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल ओवरड्राफ्ट क्या है सुनना, माना मेरा 1 लाख का बैंक बैलेंस है, तो मेरा डेबिट बैलेंस है, कोई सीसी लिमिट नहीं है, मैंने कोई मैनेजर से परमिशन नहीं ली ओवरड्राउन की, पर मेरा एक चेक 1.5 लाख का पहुंच गया। मेरा बैंक बैलेंस कितना था 1 लाख, मेरा चेक कितना इशू हो गया 1.5 लाख का चेक इशू हो गया। मैनेजर चाहे तो मेरे चेक को बाउंस कर सकता है, डिसऑनर कर सकता है, पर मैनेजर ने सोचा यार कंपनी बहुत अच्छी है, पुराना कस्टमर है, यदि मैंने चेक बाउंस कर दिया तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई टेंडर इसके हाथ से निकल जाएगा, टेंडर की फीस थी 1.5 लाख, समझ रहे हो, कंपनी के हाथ से क्या निकल जाएगा। तो बैंक मैनेजर ने रिस्क उठाकर अपने गुडविल पर, मेरी गुडविल पर, मेरी कंपनी की गुडविल पर चेक क्लियर कर दिया। बैंक बैलेंस था 1 लाख और मैंने विड्रॉ कर लिया, तो 50 लाख क्या हो गया ओवरड्रॉन, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ये क्या है, क्या मेरे पास पहले से ये ओवरड्रॉन की अथॉराइज परमिशन थी, नहीं थी, ये तो मैनेजर का डिस्क्रिप्शन, मैनेजर का अधिकार है, वो चाहे तो बाउंस भी कर सकता था, पर उसने मेरा चेक, उसने खुद ही पर्सनल रिस्क उठाकर वो चेक क्लियर कर दिया। तो 50 सीसी लिमिट नहीं है, क्या है ओवरड्राफ्ट। वो बैंक बैलेंस का, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है बैंक का 1 लाख जब तक था तो वो मेरे लिए बैंक का डेबिट बैलेंस था, अब 50 क्या हो गया क्रेडिट बैलेंस, वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सीसी लिमिट। आगे और कभी सोचेंगे, इतना मैंने बताने की अभी हिम्मत की है, बैंक ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट में फर्क बताने की कोशिश की है, दोनों अलग अलग होते हैं। सीसी लिमिट यहां आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग में, और बैंक का क्रेडिट बैलेंस यहां आता है, बैंक बैलेंस का डेबिट बैलेंस भी इसी में आएगा, तो बैंक का क्रेडिट भी इसी में आता है ब्रैकेट में, कैश एंड बैंक में, वो बाद में बताएंगे। और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ, आपकी तरफ से भी कुछ बीच में आवाज उठी तो थी बीच में, पर मैंने दबा दी थी कि पहले मुझे बताने दो। बोलिए बेटा, कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं, क्या बोले बेटा? क्रेडिट कार्ड, हाँ क्रेडिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट होती है कि आप इतनी लिमिट तक विड्रॉ, पर बेटा वो पर्सनल में होती है, जनरली कंपनीज में नहीं होती, कंपनीज में जनरली नहीं होती, कंपनीज में वो सीसी लिमिट होती है। पर आप सही बोल रहे हैं कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से जो पर्सनली होता है, कि आपके पास बैंक बैलेंस 0 है पर आप 80,000 तक का क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, तो वो सीसी लिमिट जैसा हो गया। आप कंपेरिजन सही बता रही है, ठीक है। बेटा ये हम पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये S26 में आएगा, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज होती है, सॉफ्टवेयर किस में रखा जाता है, पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में। वो पेन ड्राइव दिखाई देती है पर उसमें रखा हुआ सॉफ्टवेयर, तो पेन ड्राइव तो 50 रुपए की होती है और सॉफ्टवेयर 50 लाख का है, पॉसिबल है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वो 50 रुपए की पेन ड्राइव या 50 लाख का सॉफ्टवेयर। तो उस पेन ड्राइव को भी हम फिर क्या मान लेते हैं, भले वो टेंजिबल है फिर भी उसको क्या मान लेते हैं, इंटेंजिबल। तो वो असेट तो इंटेंजिबल है, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर तो इंटेंजिबल असेट्स है। आप पूछा है तो मुझे बताना पड़ रहा है, पर बताना नहीं चाहता था मैं, बताऊं? मुश्किल में आ जाओगे, टेंशन मत लेना, बता रहा हूं मैं, ये आगे की बात है, पर मैं आपसे पूछा इसलिए बता दे रहा हूं। ओ सॉरी, टाइम हो गया, आप बता दिया करो सर टाइम हो गया, आप निकल जाओ। अरे अब क्वेश्चन बेटा, यदि वो सॉफ्टवेयर कौन सी एसेट है, इनटेंजिबल, क्योंकि वो दिखाई नहीं था। लेकिन यदि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लगा हुआ, ये कंप्यूटर कहां पर, इसके अंदर कंप्यूटर है, इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बगैर वो कंप्यूटर, तो हम उस सॉफ्टवेयर को जो कि इस कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट है उसको टेंजिबल मान लेते हैं। कभी कभी टेंजिबल मानना पड़ता है क्योंकि उसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। यदि वो कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट है, जैसे कि आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके बगैर कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकता, वो बेकार है, तो उसको फिर क्या मान लेते हैं, टेंजिबल। अदरवाइज सॉफ्टवेयर क्या है, इंटेंजिबल। सब बता दिया मैंने कोशिश करके। कल मिलेंगे बेटा, थैंक यू।